राजनीति में आपने बहुत सारे नेता देखे होंगे, पढ़े लिखे, सूट बूट वाले या फिर बड़े खानदान से आने वाले। पर आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो एकदम से अलग है। एक ऐसी महिला जो आज भी हवाई चप्पल पहनती है, सादी सूती साड़ी पहनती है, और वही साड़ी उन्होंने तब भी पहनी थी जब वो पहली बार पार्लियामेंट गई थी, और वही साड़ी वो आज भी पहनती हैं जब वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठी हैं। आज हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी की, जिसको सब लोग दीदी कहते हैं। और ये दीदी बनने का सफर कितना संघर्षपूर्ण था, उसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो बात शुरू होती है कोलकाता के बहुत ही साधारण मिडिल परिवार से। ममता जब छोटी थी तब उनके पिता गुजर गए। घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि उन्हें दूध के बूथ पर पार्ट टाइम काम करना पड़ा था, और बस यहीं से शुरुआत होती है दीदी की। पढ़ने का मन तो था ही, कॉलेज में आई तो राजनीति का ऐसा चस्का लगा कि बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए। जोगमैया देवी कॉलेज में उन्होंने छात्र संघ चुनाव में जीत दर्ज की, और वो भी तब जब सीपीएम का छात्र संगठन डीवाईएफआई हर कैंपस में दहशत फैलाता था। एक बहुत बड़ा किस्सा मशहूर है कि 1975 का जयप्रकाश नारायण कोलकाता आए थे। ममता ने क्या किया कि वो सीधे उनकी गाड़ी की बोनट पर चढ़ गई। उस जमाने में एक जवान लड़की का ऐसा कलेजा देख सब हक्के बक्के रह गए थे। ममता ने कोई राजनीति की पढ़ाई नहीं करी है, उन्होंने बीए किया, फिर एजुकेशन में एमए और फिर लॉ की डिग्री भी ली है। इसीलिए वो जब डिबेट करती हैं तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जब अभी एसआईआर हो रहा था बंगाल में, तो उन्होंने अपनी दलीलें खुद पेश करी थी जज के सामने। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो पूरे देश में अपोजिशन को दबा दिया गया था। नेता जेल में थे, प्रेस बंद थी, आम आदमी डरा हुआ था। और सबसे बड़ा बदलाव 1984 के चुनाव में माना जाता है। ममता के सामने खड़े थे सोमनाथ चटर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी के वो दिग्गज जिन्हें हराना नामुमकिन माना जाता था। सब कह रहे थे कि कल की छोरी क्या हरा पाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ममता ने उन्हें धूल चटा दी थी। और 1984 का वो साल था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। एंटी इनकम्बेंसी की जगह सिंपैथी वेव थी। उस लहर पर सवार होकर ममता जीती और 19 साल की उम्र में पार्लियामेंट पहुंची थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब वो पार्लियामेंट के करीब आई थी। 1989 में वो हारी थी, 1991 में फिर वो जीती। यानी बार बार मैदान में उतरी, हार का एक्सक्यूज नहीं बनाया कि मैं हार रही हूं तो छोड़ देती हूं। जब वो कांग्रेस के साथ थी तो ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रह पाई। ममता को लगता था कि बंगाल में कांग्रेस वाले सीपीएम से डरे हुए हैं। एक दो बार तो सीधा पार्टी की लीडरशिप के साथ भी उनका टकराव हो गया था। फिर 1997 में अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। और नाम भी बहुत ही अच्छा चुना था, तृणमूल, यानी जड़ से जुड़ा हुआ, ग्रास रूट, एकदम उनकी इमेज के हिसाब से। टीएमसी बनाने के बाद का दौर ममता के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक था। सीपीएम एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं थी, वो एक आर्म्ड इकोसिस्टम था बंगाल में। 1990 में यानी टीएमसी बनाने से पहले भी कोलकाता की हाजरा क्रॉसिंग पर सीपीएम के गूंस ने ममता पर जानलेवा हमला किया था। उन्हें जमीन पर पटक कर मारा गया था, सर पर चोटें भी आई थी और पूरी तरीके से खून से लथपथ हो गई थी। और अस्पताल से उठकर वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और बोली कि मुझे रोका नहीं जा सकता है। यह किसी मूवी का सीन नहीं था, यह एक रियल लाइफ इंसिडेंट था जो कि आज आपने ममता बनर्जी के रूप में देखा होगा। 2008 में नंदीग्राम के बाद ममता की रैली पर लगातार हमले हो रहे थे, बुलेट्स भी चलाई गई थी, उनके कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए थे। और इन सब हमलों के बाद भी वो अगले दिन उसी इलाके में वापस जाती हैं, बिना बुलेट प्रूफ कार के, बिना जेट सिक्योरिटी के, सिर्फ अपने लोगों से मिलने के लिए। यही वो चीज है जो बंगाल की जनता को उनसे जोड़ती थी। टाटा को जब अपनी नैनो कार बनाने के लिए फैक्ट्री डालनी थी तो वो सबसे पहले कोलकाता गए थे, जिसके लिए सरकार ने किसानों से उनकी जमीन लेनी चाहिए, वो जमीन जिस पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी हुई थी। अब हंगामा तो होना ही था, तो ममता दीदी सीधे सड़क पर आ जाती हैं। इतना दबाव बनता है, इतना हंगामा होता है कि अंत में टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ता है और वो फैक्ट्री शिफ्ट हो जाती है गुजरात में, जहां पर मोदी उनके खुले हाथों से वेलकम करते हैं। अब वहीं सिंगूर से थोड़ी दूर पर होता है नंदीग्राम। यहाँ पर भी एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए सरकार को किसानों की जमीन चाहिए होती है। अब किसान जमीन देते नहीं है, पूरी तरीके से रजिस्ट किया जाता है, और यहाँ पर भी पुलिस फायरिंग होती है। 14 लोग मारे जाते हैं, औरतों पर अत्याचार होता है और पूरे के पूरे गांव जला दिए जाते हैं। जैसे पूरा सिस्टम एक संदेश दे रहा हो, जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसका यही अंजाम होगा। ममता भी वहां पे पहुंचने के लिए निकलती हैं। रास्ते में उनको पुलिस ने रोका, सीपीएम के कार्यकर्ता कहें या फिर गुंडा गए, उन्होंने भी उनको रोकना चाहा, पर वो अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल ही वहां पर चलने लगती हैं और नंदीग्राम पहुंचती हैं। फिर वहां पे वो शुरू करती है अपना 25 दिन का आंसर, सिर्फ और सिर्फ पानी और नमक पर। डॉक्टर उन्हें बार बार कहते थे, दीदी आपकी जान खतरे में, कुछ खा लीजिए, और उनका जवाब एक ही होता था कि जब तक नंदीग्राम के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। और यही वो समय था शायद जब बंगाल की जनता ने डिसाइड किया था कि यही है जो हमको न्याय दिला सकती है, और यहीं से शायद 34 सालों की सीपीएम का नींव हिलनी शुरू हुई थी। फिर 2011 में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। लेफ्ट का जो बंगाल में 34 सालों का राज था
था वो वहां से खत्म होता है और बंगाल को पहली बार एक महिला मुख्यमंत्री मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत साफ सुथरी पार्टी है या फिर इनका करियर बिल्कुल बेदाग है। 2013 में सामने आता है शारदा चीट फंड स्कैम, जिसमें बंगाल के लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई हुई होती है और रातों रात ये कंपनी डूब जाती है। इसमें टीएमसी के कई बड़े बड़े लीडर्स का डायरेक्टली लिंक सामने आता है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ममता दीदी क्या कहती हैं, ये सब झूठ है। फिर टीएमसी के नेताओं के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन होता है जिसका नाम था नाराज स्टिंग। एक जर्नलिस्ट ने हिडन कैमरे से टीएमसी के 13 नेताओं को कैश लेते हुए पकड़ा था और ये वीडियो वायरल भी होता है बहुत ज्यादा। फिर ममता दीदी क्या कहती है, बीजेपी की साजिश है, जैसे सभी नेता करते हैं एक दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप। अब उसके बाद फिर से एक स्कैम सामने आता है जिसका नाम था रोज वैली स्कैम। यह तो शारदा स्कैम से भी बड़ा था, लगभग 15,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड, और इसमें भी टीएमसी के लोगों का लिंक मिलता है। सीबीआई की जांच भी होती है, लेकिन नेताओं को कहां कुछ होने वाला है। अब टीएमसी जो पार्टी है इसमें ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अभिषेक बनर्जी। अब टीएमसी का फ्यूचर इन्हीं को माना जाता है। उन पर भी कोल स्कैम, कैटल स्मगलिंग में सीबीआई की जांच भी हुई है। अब एक तरफ ये सब है और दूसरी तरफ 2021 का इलेक्शन। पीएम मोदी खुद बंगाल में 8 फेजेस तक कैंपेन करते रहते हैं। अमित शाह आते हैं, स्टार कैंपेनर्स आते हैं, सेंट्रल फोर्सेस लाई जाती हैं, पूरी बीजेपी की मशीन लगी हुई होती है सिर्फ एक काम के लिए कि यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनानी है और ममता को यहाँ से हटाना है। और ममता दीदी क्या करती हैं, एक पांव में प्लास्टर लगा करके व्हील चेयर पर बैठकर अपनी रैली करती हुई दिखाई देती हैं। सीधे लोगों की आंखों में देखकर कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। अब रिजल्ट में क्या आता है, 213 सीटों पर टीएमसी जीतती है और बीजेपी मात्र 77 सीट्स पर रुक जाती है और फिर से एक बार ममता दीदी की सरकार बन जाती है। वहां पर ममता बनर्जी शायद ऐसी अकेली रीजनल लीडर हैं जिन्होंने 3 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स को डायरेक्टली चैलेंज किया है। नरसिम्हा राव जी के जमाने में कांग्रेस छोड़ी थी अकेले वो, जब भी उनके साथ कोई नहीं था। फिर वाजपेयी जी के साथ एनडीए में गई थी, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर तक बनाया गया था और उन्हें रेलवे का चार्ज दिया गया था। मतलब सोचो, जिस पार्टी के खिलाफ आज वो रोज बंगाल में लड़ती हैं, एक जमाने में उसी पार्टी में थी और फिर उस पार्टी को भी छोड़ देती हैं। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं फिर से वो यूपीए में आती हैं और फिर से वो यूपीए को छोड़ देती हैं और अब मोदी के सामने खड़ी हुई हैं। हर पार्टी के साथ गई, हर पार्टी से लड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि ये मौका देखकर काम करती हैं और कुछ लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन एक चीज कॉन्स्टेंटली रही है कि उन्होंने कभी बंगाल को निगोशिएट नहीं किया है। जब भी लगा कि बंगाल के हितों से समझौता हो रहा है तो वहां से निकल गई हैं। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। और आज भी बीजेपी बंगाल में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से वहां से ममता दीदी को हटाया जाए और वहां पर भी बीजेपी की सरकार को लाया जाए। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाइए। धन्यवाद।